अंबेडकर के असली अनुयायी कौन, कांशीराम के सच्चे साथी कौन? ये सवाल इसलिए क्योंकि दलित, शोषित और वंचितों के मान सम्मान के दो सबसे ताकतवर प्रतीक हैं और यूपी की सियासत में मामला दलित वोट बैंक का है। संघर्ष सत्ता बचाने और बनाने का है। हर राजनीतिक पार्टी के पहले एजेंडे पर दलित है। सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, चंद्रशेखर आजाद का दलितों पर पूरा फोकस है। मायावती ने दलितों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विरोधी दलों पर दलितों की अनदेखी का आरोप लगाया। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। यूपी में दलित वोटों पर संग्राम, माया का कांग्रेस पर सीधा प्रहार। 21% की लड़ाई, 27 का पारा अभी हाई। यूपी में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही जाति की राजनीति जोर पकड़ रही है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी अपने हिट पीडीएफ फॉर्मूले को धार देने में लगी है, वहीं बीजेपी इसके काट ढूंढने में लगी है। कांग्रेस भी जाति पॉलिटिक्स में अपना फॉर्मूला सेट करने में जुटी हुई है। इसी बीच मायावती भी अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने की जद्दोजहद कर रही है। यानी यूपी में सभी राजनीतिक दलों की नजर सबसे ज्यादा दलित वोट बैंक पर है। वजह है कि दलित जिसके पाले में खड़ा हो गया, वो पलड़ा मजबूत हो गया। दलितों की सियासत को लेकर मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मायावती ने सबसे पहले कांग्रेस को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने ओबीसी समाज के हकों को कभी पूरा नहीं किया। यह स्वार्थ की राजनीति है, दिल में कुछ, जबान पर कुछ और। कांग्रेस का रवैया SC/ST वर्गों के प्रति दुखद रहा है। इन वर्गों को हमेशा उपेक्षित रखा गया। नतीजन आत्मसम्मान के लिए बसपा का गठन हुआ। कांग्रेस की नीति नियत में हमेशा खोट रहा। सत्ता खोने के बाद अब इन्हें बहुजनों की याद आई है। इसे घड़ियाली आंसू ही कहा जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, एनडीए का रवैया भी दोहरा है। दोनों पार्टियां एक जैसी हैं। आरक्षण को निष्प्रभावी किया गया। बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया। 40 साल तक ओबीसी को आरक्षण से वंचित रखा। सरकारी नौकरियों में बैकलॉग बरकरार रखा। बसपा ने हमेशा बहुजनों का साथ दिया। यूपी में 4 बार बसपा सरकार बनी। गरीबों, मजलूमों और बहुजनों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। जान, माल और मजहब का सम्मान किया। बसपा की आयरन गारंटी ही सच्ची हितैषी। दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज सावधान रहे। कांग्रेस सपा के बहकावे में न आए। बसपा ही सुख, शांति और समृद्धि की गारंटी है। मायावती के बयान पर कांग्रेस की ओर से यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पलटवार किया। पूछा, 4 बार सीएम रही बसपा सुप्रीमो ने पिछड़ों के लिए क्या किया? तेलंगाना में हमारी सरकार ने जातिगत जनगणना कराकर ओबीसी को 42% आरक्षण दिया है। उसी तरह केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम पूरे देश में यह व्यवस्था लागू करेंगे। राहुल जी ने 50% आरक्षण का बैरियर तोड़ने की बात कही तो उसे जरूर पूरा करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती खुद यूपी में 4 बार सीएम रही। उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया? उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अनुसूचित वर्ग भाजपा के साथ है, सामान्य वर्ग भाजपा के साथ है। ये त्रिवेणी भाजपा के साथ थी, भाजपा के साथ रहेगी और 2027 में 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में जो वापसी के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो पूरे नहीं होंगे। राहुल गांधी जी को यह बात तब याद आई है जब वो सत्ता से बेदखल हो गए। एक पिछड़ी जाति का, एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है कि ये जब तक सत्ता से बेदखल रहेंगे इसी तरह से बेचैन रहेंगे और अभी ये 2047 तक इनकी बेचैनी रहेगी। 2047 तक भाजपा के लिए जनता ने अपना आशीर्वाद देने का मन बनाया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओबीसी वर्ग केंद्र में आ चुका है। कांग्रेस के ताल कटोरा सम्मेलन ने साफ कर दिया कि 2027 के महासंग्राम में वह जातीय जनगणना और ओबीसी नेतृत्व भागीदारी को अपना मुख्य मुद्दा बनाएगी। राहुल गांधी के इस मंच से साफ संकेत मिला कि पार्टी यूपी में भी संगठन के हर स्तर पर पिछड़ों को प्राथमिकता देगी। कांग्रेस की अलायंस साफ तौर पर सपा की राह पर चलने का संकेत है। अखिलेश यादव की पार्टी लंबे वक्त से खुद को पिछड़ों की असली प्रतिनिधि बताने की मुहिम में जुटी है। दूसरी ओर भाजपा भी पीछे नहीं। बीजेपी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पिछड़े समाज की गोलबंदी की जिम्मेदारी दी है। उधर बसपा भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी। मायावती ने ओबीसी दलित समीकरण को फिर से खंगालने की रणनीति शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि दलितों का साथ किसके सिर पर हाथ? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यूपी में दलित वोटों पर संग्राम, माया का कांग्रेस पर सीधा प्रहार। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जिसमें देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, HN उपाध्याय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और अजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत अजय भाई आपसे कि सबकी नजर दलित वोट बैंक पे है कि कैसे ये वर्ग हमारे साथ आए और फिर सरकार बनाने में
कितनी बड़ी भूमिका इस वर्ग की होती है, ये सबको पता है। लेकिन इनके अगर दलित वोट बैंक की बात करें, उसे साधने की कोशिश हर कोई कर रहा है, लेकिन वो किसके साथ है, उनका झुकाव किस तरफ है? क्योंकि मायावती जो कई बार मुख्यमंत्री भी रही, वो उतनी मुखर नजर नहीं आ रही। सपा पीडीए के सहारे साध रही है, बीजेपी की भी अपनी नीति है। देखिए राजेश, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की और ओबीसीकरण करने की कोशिश की, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को धक्का लगा पिछले चुनाव के अंदर। हम देखें कि 75 में से जो है सिर्फ 33 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई और वहां से उनको ये समझ में आया कि हमसे जो है दलित वोट बैंक, SC ST OBC की जिसकी हम बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, वो पिछड़ रहा है। यदि हम आंकड़ों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की चिंता की बात को समझें या फिर हम बसपा की चिंता की को समझें, जो जीरो पे सिमट जाती है, जिसका वोटिंग परसेंटेज हर चुनाव दर चुनाव नीचे आता चला जा रहा है, और बहन जी की जो चिंता है वो इसीलिए है। तो अगड़ी जो जातियां हैं उन्होंने एनडीए को 79% वोट डाला और इंडिया गठबंधन को जो है 16% वोट डाला, और बीएसपी को सिर्फ 1% वोट पड़ा 2024 के अंदर। ये एक सबसे बड़ी चिंता है बहन जी की। और यादव वोट की यदि हम बात करें तो 15% जो है एनडीए को पड़ा और 82% इंडिया गठबंधन को पड़ा, और 2% सिर्फ बहन जी को पड़ा। तो बहन जी की इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि वो जिस तरह से अपनी चिंता बता रही है, काशीराम का हम जिक्र कर रहे हैं, अम्बेडकर जी का जिक्र कर रहे हैं, कुर्मी और कोयरी जो वोट बैंक है वो 61% एनडीए को, 34% इंडिया गठबंधन को, और बसपा यानी कि बहन जी को 2%। अन्य पिछड़ी जातियां में बहन जी को सिर्फ 3% वोट मिलता है और इंडिया गठबंधन को 34% वोट मिलता है और एनडीए गठबंधन को 59। और जाटव जो बहुत ज्यादा करीबी वोट बैंक माना जाता था बहुजन समाज पार्टी का, वो जो है अभी भी उनसे इंटैक्ट है, वो 44% जाटव वोट बैंक उनको मिला, और बाकी इंडिया गठबंधन को 25 और एनडीए को भी 24। गैर जाटव जो है 15% में सिमट गया और 2956 में एनडीए और इंडिया गठबंधन से सिमट गया। मुस्लिम जो है बीएसपी के साथ 5% था, जबकि सबसे ज्यादा टिकट दी थी मुस्लिमों को। उन्होंने सोचा था कि शायद ये गलत काम करेगा पिछले चुनाव में, नहीं किया। इंडिया गठबंधन के साथ यानी कांग्रेस के साथ में 92% है, जिसमें सपा और कांग्रेस पार्टी थी, और 2% जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पाले में आया। ये मैंने एक आपको स्टैटिक्स बताया है, गणित बताया संख्या के आधार पर। यहीं से बहन जी की चिंता है कि यदि 2027 के लिए उन्होंने अभी से तैयारियां नहीं की तो उनकी पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा और ये कहा जाएगा कि एक थी बसपा। तो समय समय पर ये सारी चिंताएं हैं और उन्हीं को साधने के लिए काशीराम के नाम पे या अम्बेडकर जी के नाम पर वापस अपने वोट बैंक को वापस हासिल करना चाहती हैं, और यही कोशिश है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजनाएं लागू कर रखी हैं, जिसका प्रचार करती है पूरे दमखम के साथ में और बताती है, और उनके जो नेता है, छोटे छोटे नेता हैं, ये जो भी हैं वो, और फिर दूसरा उनको उम्मीद है कि ओम प्रकाश राजभर से भी वो भी बहुत बड़ा कुछ कमाल कर दिखाएंगे। बिल्कुल, यानी हर पार्टी की अपनी रणनीति है, अपने अपने तीर है तरकश में, और उनके सहारे भी साधने की कोशिश है। लेकिन उपाध्याय जी, मायावती के निशाने पे कांग्रेस है सीधे तौर पे, ना अभी बीजेपी ना अभी समाजवादी पार्टी। दलित वोट बैंक को लेकर जिस तरह का रिएक्शन उनका आया, ऐसा लगता है कांग्रेस निशाने पे। देखिए राजेश जी, कांग्रेस पार्टी ये एक ऐसी पार्टी है जो देश की आजादी के पहले भी और बाद में भी पिछड़े दलितों आदिवासियों के हित की बात ही नहीं की, बल्कि उनको संविधान के तहत आरक्षण की व्यवस्था, उनकी भागीदारी, खासतौर से दलित की अगर हम बात करें तो 60-70 के दशक में जो पट्टे पर खेती दी गई, उनको आवास दिए गए, उसके आधार पर दलितों का निश्चित रूप से उत्थान हुआ। और आज जो पढ़े लिखे और नौकरी में कुछ ऊंचे पदों पर लोग दिखाई देते हैं, सब उसी समय के हैं, उसी समय के परिणाम के है, उसी समय का परिणाम है। आज वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है, जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ और हो रहा है, चाहे रोहित वेमुला केस हो, चाहे गुजरात में ऊना कांड हो, चाहे हाथरस में दलित बेटी को रात को जला दिया जाए मिट्टी का तेल छिड़क कर, चाहे तो रायबरेली अमेठी में दलितों की हत्याएं की गई, अरे राहुल गांधी जी ने गए आवाज उठाए। आप बताइए बहन मायावती जी ने
कितने दलितों के घर जाकर उनकी समस्याओं के लिए चाहे संसद हो चाहे सड़क पर संघर्ष किया है। एकमात्र राहुल गांधी जी पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं। तो जो बीच में बहन जी के पास चले गए थे दलित वोट बैंक, वो और लोकसभा चुनाव में भी दलितों का हमको काफी समर्थन मिला, गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। इससे बहन जी बौखलाई हुई है। अब उनका कोई बौखलाए चाहे जो भी करे, अब ये दलित जान चुके हैं कि पहले भी हित हमारा कांग्रेस में था और आज भी और आगे रहेगा भी। जो बीच में थोड़ा चले गए थे कांग्रेस से रूठ कर, ठीक है, हम देखिए उनको संगठन में भी नहीं, बीच में नहीं सर, 2 दशक से ज्यादा हो गया कांग्रेस से रूठे, बल्कि एक लंबा अरसा हो गया कांग्रेस के साथ आने में। अब कांग्रेस का वजूद क्या है उत्तर प्रदेश में वो आप भी जानते हैं, लेकिन अभी क्या दलित वोट बैंक आपको लगता है कि आपके साथ ये समुदाय तबका आ पाएगा? राजेश जी, आप मीडिया के लोग कई बार यही बात कहते हैं कि कांग्रेस का क्या वजूद है, चौथे नंबर 5वें नंबर की पार्टी है। लोकतंत्र में यह देखा जाता है कि कौन सी पार्टी जनता के सरोकार या उनके मुद्दे को उठा रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। आप बताइए, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, राहुल गांधी जी ने पूरे देश में सबसे पहले उठाया और जोर शोर से उठाया। संविधान के संरक्षण की बात हो, बताइए, जातिगत जनगणना के लिए राहुल जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि अगर ये नहीं कराएंगे तो हम आएंगे तब सत्ता में कराएंगे। तो सत्ता सरकार समझ गई कि ये मुद्दा जो है पूरी तरह से राहुल गांधी जी की तरफ जाए और गया भी। वो दलित पिछड़ा आदिवासी जान रहा है कि राहुल जी के प्रयास से ही जातिगत जनगणना होने की बात कही गई है। ठीक है देवेंद्र प्रमुख, वो कह रहे हैं कि अगर दलितों की सबसे बड़ी कोई हितैषी है तो वो कांग्रेस है। बीजेपी राज में तो दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। देवेंद्र प्रमुख, बिहार में हमने प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है सर, आपकी बात आ गई उपाध्याय जी, आपकी बात आ गई। देवेंद्र प्रमुख, इसलिए बहन जी बौखलाई हुई है। देखिए राजेश जी, कभी भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जो तथ्य बात होती है तथ्यात्मक तरीके से रखी जाती हैं, उन्हें सब देखते हैं और सुनते हैं, और ये आज प्रमाण है। ठीक है भाई, एक आध बार आप काठ की हांडी चढ़ा लेते हैं तो बार बार ये थोड़ी एक चढ़ जाएगी। आपने कहा संविधान पलट जाएगा या बदल जाएगा, जिस तरह से चुनाव में चलाकर उसका थोड़ा लाभ मिला। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब दलितों की बात आती है, जब पिछड़ों की बात आती है, तो जब अब आप इतने लंबे समय तक आप लोग सत्ता में रहे, तो क्या तो पिछड़ों के लिए हुआ, क्या दलितों के लिए हुआ, ये सब देश जानता। यही कारण है कि आज मोदी जी तीसरी बार रिपोर्ट की। सबसे बड़ी बात तो एक पीडीए चल रहा है सपा का। उस पीडीए की अगर आप परिभाषा बूझ लें तो अखिलेश जी को ही पता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आज जिस देश का राष्ट्रपति दलित हो, जिस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का, और ओबीसी और दलित वो लंबे समय से 11 वर्षों से इस देश में राज है दोनों का, वो उनसे बढ़िया समय या उनसे अच्छा समय इस देश में आ कब सके। या 70 वर्षों में, आज कह रहे थे हमारे साथी अभी हमने दलित बना दिया। अरे जब बाबा साहब का इतिहास पढ़कर देखोगे एक बार, तो जो आपने किया था उनके सामने पूरा देश जानता कि बाबा साहब की दुर्गति करने में कांग्रेस के मसीहाओं ने काम किया था। ये पढ़ते हैं लोग, सर्च करते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ज्यादा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तथ्यात्मक बात है कि आज दलितों की ओबीसी मिलकर इस देश में जो है सत्ता का आनंद ले रहे हैं, और चौथी पंक्ति में खड़े गरीब व्यक्ति की बात हो रही है। सबका साथ, सबका विकास का, सम्मान के साथ। इसी का परिणाम है कि हमने तीसरी बार जो है एनडीए गठबंधन की सरकार बनाई है, और चौथी बार जो हमने कहते हैं ना, हम जो 47 तक विकसित भारत का जो संकल्प है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे जीडीपी हो, अर्थव्यवस्था हो, सबका हिस्सा है। ना कोई हम दंगे कराते, ना तोड़फोड़ कराते, लॉ की बात करते हैं, कानून का राज है देश में। आप चर्चा कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ तथ्य के साथ आइए कि कांग्रेस ने दलितों को क्या दिया है, या सपा ने दलितों को। ठीक है, अजय शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी, हाँ, आपका अधिकार है, आप दलित का मांग सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, हमने तो सबके साथ सबकी विकास की बात की है। छोटी सी बात और आपको क्लियर कर देता हूँ कि सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है नहीं, और जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि अग्रिम पीडीए में जब ब्राह्मण समाज को जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है एक छोटी पार्टी की तरफ से, बड़ी पार्टी इसका सहयोग दे रही है, तो मैं तो ये कहता हूँ आप दलित पिछड़े अग्रिम की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, अजय शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ही की बात पे वो कुछ कहना चाह रहे हैं। बचा हुआ है। ठीक है देवेंद्र भाई। अजय जी,
देखिए राजेश जी। जिस तरह से देवेंद्र हाँ, प्रभु उपाध्याय कह जी आ रहे रहा हैं, हूँ। हाँ, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है उनकी बातों को सुनकर। शायद जमीनी स्तर पर यदि हम बात करें और सैंपल के रूप में, मैं इनकी सबका साथ सबके विकास की बात कर रहा हूँ और पार्टी के राजनीति की बात कर रहा हूँ, तो गाजियाबाद को एज ए सैंपल ले लेते हैं। गाजियाबाद की नगर निगम में हाउस टैक्स का मामला आज भी इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि जिसके ऊपर लेकर जो है सदन की बैठक होती है, जिसके अंदर सांसद, विधायक, मंत्री, पार्षद बैठते हैं और कहते हैं कि हाउस टैक्स नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी बढ़ जाता है, फिर भी बढ़ा हुआ जा रहा है। आज भी पार्षद जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मांग रहे हैं। तो ये तो आपका जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में बता रहा है कि गाजियाबाद के अंदर नगर आयुक्त हो या छोटे अधिकारी हो, वो आपके सांसद विधायकों की नहीं सुन रहे, मेयर की नहीं सुन रहे, चलिए वो पार्षद एक अलग धरने पे विषय बैठ है। जाते हैं। हाँ, तो ये अजय जी तो आपका बिल्कुल। सबका साथ सबका विकास वाली जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी कहूंगा ठीक है, उसका उपाध्याय जी वो आप एक कुछ कह रहे हैं। जी। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से आप पीडीए की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने पीडीए का मतलब बताया। आप सच से मुंह नहीं छिपा सकते। आप बीइंग प्रवक्ता कुछ भी कह लीजिए, इधर उधर की बात। तो बीइंग प्रवक्ता अखिलेश यादव ने एमवाई फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम यादव को कम टिकट दिए और पिछड़े दलितों को जो ज्यादा टिकट दिए पिछले चुनाव के अंदर। यही भारतीय जनता पार्टी की चिंता है और इसी चिंता से बाहर निकलने के लिए प्रवक्ता पुरजोर कोशिश कर रहे हैं हर डिबेट के अंदर कि साहब अखिलेश यादव को तो नहीं पता। अरे भाई जमीनी हकीकत की बात करो ना कि हाँ जी पता है, काउंटर अटैक में ये लेकर आया। तो ये आपको करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की भी चिंताएं हैं। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पीडीए की काट में दलितों को साधने की कोशिश कर रही है और अभी से जो है इलेक्शन मोड में सभी पार्टियां पहुंच चुकी हैं कि ये जो पिछड़े हैं, ठीक है, यानी सबकी नजर इस पे है, इनको के इस तबके को कैसे अपने साथ लिया जाए। उपाध्याय जी 27 में क्या कोई विशेष प्लानिंग रहने वाली है? चूंकि 24 में, 22 में, 17 में लोकसभा, विधानसभा, अलग अलग चुनाव में हमने अलग अलग रणनीति देखी है। 24 में पीडीए चल गया, लेकिन अब 27 को लेके क्या प्लानिंग रहने वाली है? देखिए राजेश जी, अभी पहले उसका जवाब दे। हमारे देवेंद्र प्रमुख बड़े भाई कह रहे थे कि ब्राह्मणों का ये हो रहा है इनकी सरकार में। आप देखिए, जिस सरकार के राज्य मंत्री अभी कानपुर में धरने पर बैठी हुई है, उनके पति कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों का संरक्षण करने के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे, वो हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कैसे उनको वोट देंगे? इनको 27 में ब्राह्मण बचाएंगे अभी। और जिस तरह से पूरे यूपी प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी की जो सत्तावादी समुदाय है, जिस तरह से ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, 2 दिन पहले प्रतापगढ़ में 2 सगे भाइयों की गोली मार दी गई। हम तमाम सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि हम लोग ब्राह्मणों का शोषण कर रहे हैं। अरे ब्राह्मणों पर पूछे, आप योगी जी से पूछ लीजिए कि चाहे थाना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अधिकारी हो, ब्राह्मणों को कितना सम्मानित किया जा रहा है। और पिछले दलित तो छोड़िए, आप ब्राह्मणों को जब नहीं छोड़ रहे हैं, जो पूरा 90% 85% आपको वोट दिया था, आज वो अपने को ठगा और पश्चाताप कर रहा है। तो हम किस भुलाओ में आकर 2 करोड़ नौकरी और ठीक, एक छोटा सा रिएक्शन देवेंद्र प्रमुख, जल्दी से एक छोटा सा काउंटर। देखिए, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। पांडे जी की चिंता मुझे भी लगती है, लेकिन छोटी छोटी बात जो है कहनी नहीं चाहिए डिबेट में, लेकिन इन्हें चाहिए, जमीर सबका जागता है। जब मिश्रा पत्रकार को धक्का मारकर ये कह देते अखिलेश यादव है मिश्रा मनुवादी, तो आप लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते और मंगेश यादव के साथ खड़े होकर ये कहते हैं कि गलत हुआ, जिस पर क्राइम की गिनती नहीं मुकदमों की। तो ये तो छोड़िए कि कौन क्या बोलता है। देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा अपनी वाणी का ध्यान रखते हैं और ध्यान में रखकर बोलते हैं। तथ्यात्मक बात बोलनी चाहिए। वक्त कम है मेरे पास उपाध्याय जी, 10 सेकंड जल्दी से। ये उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से आप जो है मनुवादी कहेंगे, किसी अग्रिम समाज के लिए अपमानित करेंगे। बिल्कुल, तो कोई भी उपाध्याय जी जल्दी से 10 सेकंड। सम्मान सबको अच्छा लगता है, सम्मान सबका होना चाहिए। दलित और पिछड़े की बात करते हैं, जो अगड़े आपके साथ खड़े हैं, आपकी गोदी में बैठे। ठीक है देवेंद्र भाई, आपका मैसेज आ गया, आपकी बात दोनों लोग समझ गए पैनल में। जल्दी से उपाध्याय जी 10 सेकंड। सुधार की जरूरत है जी। राजेश जी, प्रमुख जी, देवेंद्र प्रमुख जी से हम कह रहे हैं कि अरे अखिलेश यादव जी को बहुत बड़ा प्रतिशत वोट ब्राह्मणों को तो मिलता नहीं है, न मिला है, आगे अब मिलेगा 27 में इंडिया गठबंधन को।
कांग्रेस के नेतृत्व में और अखिलेश जी के नेतृत्व में। चलिए। अब की बार आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अब जनता किसके साथ जाएगी, वाकई ये बड़ा सवाल है और 27 में तय होगा कि जिस वोट बैंक पे, खासकर दलितों पे हर राजनीतिक पार्टी की नजर है, चाहे मायावती हो, कांग्रेस हो, चंद्रशेखर हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, लेकिन ये तबका किसके साथ जाएगा, क्योंकि जिसके साथ जाएगा सरकार बनने में भूमिका अहम उसी की होगी।